सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और चलिए अपनी पढ़ाई को आगे आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास। मुगल चित्रकला, इसका समय माना जाता है 550 1550 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1550 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का मुगल चित्र शैली का समय माना जाता है। ये जो शैली है, ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म समरकंद व हिरात में हुआ था। ईरानी फारसी मुगल कला जो है, इसका जन्म कहाँ होता है? समरकंद, हिरात में। 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त होती है। यानी जब 15वीं शताब्दी थी तब फारस के अंदर तैमूर वंश का राज था, और उस समय यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर या उत्कर्ष पर पहुंची। जो तैमूर था उसका पुत्र शाहरुख खान, तैमूर का जो पुत्र शाहरुख, वह अपने दरबार में कवियों और चित्रकारों को आश्रय देता था, आश्रय उसने दिया था। जिसमें सबसे उत्तम चित्रकार माना जाता है बेहजाद को, जिसमें बेहजाद जो था सबसे उत्तम कलाकार था। उस 16वीं शताब्दी तक यह एक उच्च ईरानी फारसी शैली के रूप में विकसित हुई। ये जो तकनीक थी, जो शाहरुख और तैमूर वंश के समय पनपी, उत्कर्ष को प्राप्त, वही 16वीं शताब्दी तक एक उच्च ईरानी फारसी शैली के रूप में विकसित हो गई। बाद में यही ईरानी जो शैली थी मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष में आई। यानी बाद के अंदर यही जो शैली थी, जो उत्कर्ष को प्राप्त हुई थी, एक अपने चरम पर थी, तो यही शैली जब मुगल ईरान से भारत में जब आए तो उनके साथ भारत में आई। इस्लाम धर्म में मानव व जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध माना जाता था। इस्लाम धर्म है या इस्लाम धर्म के लोग थे, उनके अनुयायी थे, ये लोग कहते थे कि जीवों को और मनुष्यों को कभी इनको चित्रों में नहीं बनाना चाहिए। ये अपने धर्म के निषिद्ध मानते थे, धर्म विरोध मानते थे इस तरह का काम करना। तो उन लोगों ने मनुष्यों को, जीवधारियों को चित्रित नहीं किया। यही कारण था कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों तथा ज्यामितिक रूपाकारों का अत्यधिक विकास हुआ, या विकास होकर एक रूप निखर कर सामने आया। तो आप मुगल चित्रकला देखते हैं तो वहाँ पर जो बॉर्डर बनाने की परंपरा थी, वह इतनी सूक्ष्म, वहाँ पर जो लेखांकन होता था, अंकन होता था, आलेखन होता था, ज्यामितीय आकारों के माध्यम से जो शानदार आपको बॉर्डर देखने को मिलते हैं, उनका मुख्य कारण यही था कि ये लोग जीवों को या मनुष्यों को चित्र ना करके एक ज्यामितीय आलेखनों का, रूपाकारों का अलंकरण वगैरह बनाकर इस कला को सुंदर बनाते थे। तो इसी कारण वहां पर अधिकतम बारीकी से काम हुआ था। अब हम बात करते हैं बाबर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी में बेहजाद, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है, वह शाह मुजफ्फर की प्रशंसा की है। यानी बाबर का जो आत्म कथा है तुजूक ए बाबरी, उसके अंदर हमें दो चित्रकारों की जानकारी मिलती है। उसमें से नंबर 1 है बेहजाद और दूसरा है शाह मुजफ्फर। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर दो प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कि तुजूक ए बाबरी में बाबर ने किन दो कलाकारों की प्रशंसा की है? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए बेहजाद व शाह मुजफ्फर। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो शाह मुजफ्फर, बेहजाद को कहा जाता है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। और आगे बेहजाद के बारे में लिखा है कि यह दाढ़ी रहित
युवा चेहरे ठीक से चित्रित नहीं कर सकता। यानी बाबर बताते हैं कि जो विहजाद है वो चित्रण अच्छा कर लेता है, लेकिन जब उसके सामने दाढ़ी रहित युवा चेहरे आते हैं, यानी कोई युवा लड़का बनाना होता है जिसकी अभी तक दाढ़ी नहीं आई है, उसका अगर चेहरा बनाने की बात होगी तो वह ठीक से चित्रित नहीं कर पाएगा। ये बाबर बताते हैं अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में विहजाद के बारे में। आगे चलें तो हम देखें शाह मुजफ्फर जो है दृश्य चित्रण में निपुण बताते हैं कि सादृश्य बनाने में निपुण था। जो सामने दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही बनाना, इस काम में निपुण बताते हैं शाह मुजफ्फर को। बाबर बताते हैं कि जो शाह मुजफ्फर है वह सादृश्य बनाने में निपुण था। तुजू के बाबरी जो ग्रंथ है उसका पर एक प्रसिद्ध चित्र मिलता है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। बाबर बगीचे में दावत करते, ये इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बाबर के समय का भी एक महत्वपूर्ण चित्र है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। तो आप देखेंगे कि एग्जाम में जब भी बाबर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो ये 3-4 प्रश्न आपके सामने हैं। विहजाद के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तुजू के बाबरी में से, शाह मुजफ्फर का, या एक जो चित्र है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। ये 4-5 प्रश्न हैं जो आपसे बाबर से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। बाबर को ही मुगल चित्रकला का संस्थापक या कह सकते हैं। शुरुआत जब बाबर भारत में आए थे तो यहीं से शुरुआत मुगल काल की स्थापना मानी जाती है। मुगल काल की स्थापना बाबर की मानी जाती है। अब बात करें, ये अपने साथ में एक ग्रंथ लेके आए थे। बाबर जो है अपने साथ एक ग्रंथ लेकर आए जिसका नाम है शाहनामा, जिसकी रचना की थी फिरदौसी ने। यह वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। बाबर जब भारत में आए तो अपने साथ एक ग्रंथ लाए शाहनामा, जो कि फिरदौसी की रचना मानी जाती है और ये वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। आगे देखें तो अब एक ग्रंथ है बाबरनामा। बाबरनामा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब बात करें हम हुमायूं की। हुमायूं को माना जाता है जन्मदाता मुगल चित्रशैली का। मुगल काल का या मुगल वंश का संस्थापक थे मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, और मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है हुमायूं को। ये जो मुगल चित्रशैली है इसके संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं संस्थापक। मुगल चित्रशैली के संस्थापक हो गए आपके हुमायूं। शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल 2 भागों में बंटा है। पहले शासन किया 1530 से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद ये हार कर यहाँ से चले जाते हैं और फिर 1555 से 1556 ईस्वी के दौरान 1 साल के लिए और शासन करते हैं। इनका आत्मकथा है इनकी हुमायूं नामा से, जिसकी रचना की है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूं नामा, जिसकी रचना की है गुलबदन बेगम ने। जब ये हार कर 1540 के बाद फारस ईरान की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है 2 महान ईरानी चित्रकारों से। ईरान में इनकी मुलाकात होती है 2 महान ईरानी चित्रकारों से, जिनमें एक थे अब्दू समद शिराजी व दूसरे हैं मीर सैयद अली जुदाई। और जो अब्दू समद शिराजी है वह पशु चित्रकार थे, पशु चित्रण में निपुण थे। और जो मीर सैयद अली जुदाई है वह ग्राम्य चित्रकार थे, यानी ग्राम्य जनजीवन का चित्रण करने में निपुण थे। तो इस तरह इन 2 चित्रकारों से मुलाकात होती है तबरेज में हुमायूं की। ये दोनों जो थे सफवी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। और उसके बाद जब हुमायूं भारत लौट के आते हैं, वापस जब भारत में आते हैं तो इन्हीं ये दोनों कलाकार, दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आ जाते हैं।
बाद में ये दोनों भारत आते हैं हुमायूं के साथ में। तो यहीं से मुगल काल की चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। अब इनके समय में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ चित्रित हो या लिखा जाना शुरू हुआ, जिसका नाम था हमजा नामा या अमीर हमजा। हमजा नामा या अमीर हमजा जो महत्वपूर्ण एक ग्रंथ था, उनके समय लिखना शुरू हुआ। मोहम्मद साहिब के चाचा अमीर हजा की देश देशांतर की विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन था इस ग्रंथ के अंदर। जो हमजा नामा है या अमीर हमजा है, ये ग्रंथ जो था उसके अंदर मोहम्मद साहिब के चाचा अमीर हजा की देश देशांतर की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का जिक्र किया गया है। और ये ग्रंथ जो था ये मूलतः माना जाता है कि अकबर के चरित्र निर्माण हेतु लिखवाया गया या चित्रित करवाया गया, ताकि अकबर इस ग्रंथ को पढ़े, इस ग्रंथ को देखे तो उनको चरित्र के अंदर इस तरह की खूबियां भी शामिल हो जाए। जो साहसपूर्ण घटनाएं, साहसपूर्ण जो कहानियां इसके अंदर छपवाई गई थी, चित्रित करवाई गई थी, तो उनका असर भी अकबर पर उसका असर पड़े, इसलिए यह ग्रंथ चित्रित करवाया जाता है, माना जाता है ऐसा। ये जो ग्रंथ है 12 खंडों में विभाजित हुआ, 12 खंडों में विभाजित था। इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र माने जाते हैं। जब 12 खंडों में इसको विभाजित किया गया, इसके प्रतिलिपियां छपवाई, तो उन प्रतिलिपियों में 2400 चित्र माने गए हैं। अब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के संरक्षण में इसका चित्रांकन शुरू होता है। हुमायूं के काल में यह ग्रंथ चित्रित होना शुरू हुआ और इसका संरक्षण दिया था अब्दुल समद सिराजी को, कि इनके संरक्षण में यह कार्य पूर्ण करवाने के लिए ये दिया गया। ये जो चित्र बने थे, ये चित्र कपड़े पर कागज चिपका कर बनाए गए हैं। यह चित्र डायरेक्ट कपड़े पर नहीं बनाए और डायरेक्ट कागज पर भी नहीं बनाए, कागज के कपड़े के ऊपर कागज चिपकाया, उसके बाद उसके ऊपर चित्र बनाए गए थे। अमीर हमजा के चित्रों का कार्य अकबर के समय पूर्ण हुआ, यानी शुरुआत हो जाती है हुमायूं के समय, लेकिन यह कार्य पूर्ण होता है अकबर के समय में। अमीर हमजा की चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है, यानी मुगल चित्रकला की जो शुरुआत आप मान जाते हैं तो हमजानामा ग्रंथ से मानी जाती है। यह ग्रंथ था जिसके अंदर संभवतः सबसे पहले चित्र बनाए गए थे। सुंदर पक्षियों के चित्र सर्वाधिक हुमायूं ने बनवाए, यानी हुमायूं को सुंदर पक्षियों के चित्र बनवाने का शौक था। जब भी ये युद्ध के लिए बाहर कहीं जाते या शिकार के लिए निकलते तो अपने साथ चित्रकारों को रखते थे, तो वहाँ ये चित्र वगैरह बनवाते थे। जब एक बार ये किसी गए हुए थे तो अपना तंबू लगाकर ये बैठे थे, टेंट लगाकर अपने एक जगह पर बैठे थे, तो वहाँ उड़ता हुआ एक कबूतर आकर वहाँ बैठ गया। तो बाबर ने उस कबूतर को पकड़ा, हुमायूं ने उस कबूतर को पकड़ा, पंख काटकर उसको बिठाया, वह उसके चित्र बनवाए। तो पूछा जाता है कि पंख काटकर कबूतर का चित्र किसने बनवाया, तो वो सही जवाब होगा आपका हुमायूं। हुमायूं ने कबूतर के पंख काटकर चित्र बनवाए थे। ये क्योंकि हुमायूं को सुंदर पक्षियों के चित्र बनाने पसंद थे, प्रिय थे, इसलिए वो अधिकतम सबसे अधिक बात आती है कि पक्षियों के चित्र किसने बनवाए, तो हुमायूं का नाम आता है। हुमायूं के समय तक ईरानी शैली का मुख्य प्रभाव था। हुमायूं के समय तक ईरानी शैली का मुख्य प्रभाव था, क्योंकि उसमें ज़्यादा और चित्रकार थे नहीं, केवल यही थे, मुख्य थे अब्दुल समद सिराजी, अब्दुल समद सिराजी और आपके ये मीर सैयद अली जुदाई, ये दो मुख्यतः चित्रकार थे। तो ये दोनों ईरान से ही आए थे, तो इसके ऊपर अभी तक जो चित्रांकन का कार्य चल रहा था वही ईरानी शैली में ही चल रहा था, इसलिए हुमायूं के समय तक ईरानी शैली का मुख्य प्रभाव माना जाता है। अब हम बात करें अकबर की। अकबर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चित्रकला की शुरुआत हो जाती है हुमायूं के समय में, परंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है अकबर को। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में होता है। इनका शासनकाल रहता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। शासनकाल रहता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
1570 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया, जो कि सफाविद शैली से संबंधित थे। ये हिंदू चित्रकारों की संख्या 13 थी इनके समय, जो सर्वाधिक मानी जाती है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दी गई है, वो आगे जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे उनके साथ में पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे अधिक 13 चित्रकार माने जाते हैं जो हिंदू थे अकबर के समय में। अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के पास, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो विश्व प्रसिद्ध थे। उनके अंदर अब्दुल रहीम खान ए खाना, बिरबल, तानसेन, भगवान दास, मान सिंह, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल व टोडरमल, ये 9 व्यक्ति थे जो नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने सर्वप्रथम प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई, यानी अकबर को चित्रण वगैरह कार्य काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने चित्रकारों को ये प्रोत्साहन भी देते थे, इनाम वगैरह भी देते थे। तो प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया कि प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाना प्रारंभ किया। अब हम बात करें अकबर कालीन चित्रित ग्रंथों की, कि अकबर के समय कौन कौन से ग्रंथ चित्रित हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अभारतीय कथाओं में चित्र, कि वो ग्रंथ जो भारतीय नहीं हैं उनके अंदर जो चित्र बने हैं उनको हम देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है दास्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा, जो अभी हमने पढ़ा था हुमायूं के शासनकाल में। इस ग्रंथ की शुरुआत हुमायूं के द्वारा हो जाती है, लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि यह पूर्ण अकबर के समय में होता है, तो इसलिए इसको अकबर कालीन ग्रंथ में पढ़ा जाता है। इसका समय 1558 ईस्वी से 1573 मुख्यतः इसका पूर्ण होने का मानते हैं, लेकिन ये शुरुआत इसकी पहले ही हो गई थी। कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया था। इस पर जो चित्र है जो कपड़े पर कागज चिपका कर किए गए थे, सभी चित्र अहस्ताक्षरित है, और जो चित्र बनाए गए थे उन पर कोई हस्ताक्षर हमें देखने को नहीं मिलता। इस कथा में या इस ग्रंथ के अंदर 360 कहानियां हैं। कहा जाता है, बताया जाता है कि इस ग्रंथ के अंदर 360 कहानियां हैं। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी की देखरेख में यह कार्य निरंतर चलता रहा। इसमें 1400 चित्र हैं जो 17 जिल्दों में हैं। पहले जब हमने हुमायूं के समय पढ़ा तब मैंने पढ़ा था 2400 चित्र, वो माने जाते हैं 2400 चित्र इसके प्रतिलिपि के, कि जब इसकी प्रतिलिपियां 12 खंडों में तैयार होती है तो 2400 चित्र थे, लेकिन मूलतः इस ग्रंथ के अंदर 1400 चित्र माने जाते हैं जो कि 17 जिल्दों में थे। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है, क्योंकि अमीर हमजा को चित्रित करने वाले अधिकतम चित्र ईरान से, फारस से आए थे, तो वही थे। अब्दुल समद सिराजी के देखरेख में कार्य चल रहा था, और सिराजी मूलतः फारसी ईरानी शैली के ही चित्रकार थे, इसलिए इस ग्रंथ के ऊपर फारसी प्रभाव होना लाजमी था, और फारसी प्रभाव इस पर अधिक है। आज इसमें 150 चित्र उपलब्ध है। अगर हम देखें कि वर्तमान में इस ग्रंथ के जो 1400 चित्रों में से कितने चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ 150 चित्र ही उपलब्ध है, जिसे गुलूक ने संग्रहित करके 1925 ईस्वी में वियना में छपवाया था। 150 चित्र हमें हमजानामा के आज प्राप्त होते हैं, जिसको गुलूक ने संग्रहित किया 1925 ईस्वी में और वियना में इनको छपवाया था। आज वियना के अंदर 31 चित्र सुरक्षित है। वियना में छपवाया था तो वहां पर आज इनके 61 चित्र आज वहां पर सुरक्षित है। वियना में कितने चित्र मिले हैं हमें? 61 मिले हैं, 61। 25 चित्र हमें साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में मिलते हैं। 150 चित्रों में से 61 चित्र वियना में सुरक्षित है, 25 चित्र साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसके अलावा 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। 15 चित्र आपको अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में, यानी अलग अलग संग्रहालय में आपको 15 चित्र मिल जाएंगे, वो सुरक्षित है। भारत में अगर देखें आप तो भारत में इनके केवल 6 चित्र मिलते हैं। 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है, 2 चित्र
मुंबई में है, एक चित्र हैदराबाद में है और एक चित्र बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस प्रकार भारत में कुल 6 चित्र हैं, अमेरिका में 15 चित्र हैं, लंदन में 25 चित्र हैं और वियना में 61 चित्र हैं। तो कुल मिलाकर 150 चित्र ही वर्तमान में उपलब्ध हैं इस ग्रंथ के। तो दोस्तों आज थी हमारी ये क्लास जो संपूर्ण हुई। आप आगे इसका जो अकबर का अगले वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस अगर आप पूरे देख लेते हो तो आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक नंबर आएंगे। आप अन्य लोगों से आप आगे पाओगे, क्योंकि मेरा ये सिलेक्टेड कंटेंट है। बहुत ज़्यादा मैटर इतना नहीं डाला कि आपका टाइम वेस्ट हो और इतना कम भी नहीं है कि आपका पेपर कवर ना हो पाए। एकदम पूर्ण मैटर आपको दिया जा रहा है, बहुत कम समय में अधिक मैटर दिया जा रहा है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा और निरंतरता से लगातार इस पर मैटर को आप पढ़ते रहोगे तो आप सफलता के पास जरूर पहुंचोगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।